फॉरेन एक्सचेंज रेट का रिवीजन स्टार्ट किया। अरे बात मत करो गणेश, सामने देखो। लास्ट क्लास में फॉरेन एक्सचेंज का रिवीजन स्टार्ट किया। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया जिस मार्केट में फॉरेन करेंसी को सेल परचेज किया जाता है वो मार्केट कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जिस रेट पे एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज किया जाता है वो रेट कहलाती है फॉरेन एक्सचेंज रेट। और इंडिया में जिस कंट्री करेंसी को यूज करते हैं, जैसे रुपी यूज करते हैं, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के जितनी भी करेंसी है वो कहलाती है फॉरेन एक्सचेंज। क्या कहलाती है? सामने देखो। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था दो तरीके के मार्केट होते हैं, स्पॉट और फॉरवर्ड। जब फॉरेन एक्सचेंज को सेल परचेज इमीडिएटली कर दिया जाता है तो वो मार्केट होता है स्पॉट मार्केट। जब फॉरेन एक्सचेंज का सेल परचेज फ्यूचर डेट पे होता है, लेकिन उसकी जो रेट है वो ट्रांजैक्शन वाले दिन ही डिसाइड हो जाती है, तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट मैंने आपको बताया कितना क्रूशियल है। अगर आपको सेल परचेज फ्यूचर डेट पे करना हो लेकिन आपको रेट के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी हो, तो आप फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ही आज ही कर सकते हो। इस मार्केट से हमें तीन फंक्शंस प्रोवाइड होते हैं, एक ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन और हेजिंग फंक्शन। तीनों बताया मैंने क्या होते हैं। फिर मैंने आप लोगों को कहा कि दो तरीके के सिस्टम हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। पहला सिस्टम है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और दूसरा सिस्टम है फ्लेक्सिबल। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, अरे चल जाओ यार, बाहर ही चल जाओ, बाहर चल जाओ, आराम से बात कर लो, हो जाए तो वापस आ जाना। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंट्रल बैंक रेट डिसाइड करता है गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से, और जो रेट होती है वो एक टाइम पीरियड तक क्या रहती है? फिक्स रेट। इसको पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहा जाता है। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के फायदे और नुकसान आपको यहां से याद करवा के भेजे थे। फायदे क्या है? स्टेबिलिटी रहेगी। तो क्या होता है स्टेबिलिटी से? इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोट होता है, स्पेक्यूलेशन कंट्रोल में रहता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। ये एक प्रॉब्लम। और इसमें कोई करेंसी का ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यू, ये तो ड्रॉबैक में था। ठीक है, अब ड्रॉबैक में क्या बताया था मैंने आप लोगों को? लार्ज रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं। तो आरबीआई के रिजर्व जब खत्म हो जाते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज करंट अकाउंट में क्या आ जाता है? डेफिसिट। जब ये बात स्पेक्यूलेटर को पता चलती है तो वाइड स्प्रेड स्पेक्यूलेशन हो जाता है। लार्ज रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं और इस मेथड में ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन होता है। क्यों होता है ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन? देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। व्हाई? हाँ, गोल्ड के हिसाब से देखते हैं तो जिस कंट्री के पास गोल्ड ज्यादा होता है उसकी करेंसी ओवर वैल्यू होती है, वो भले उतनी डेवलप ना भी हो। तो ये सब कुछ आप किस हिसाब से रख रहे हो? गोल्ड के हिसाब से। ये भी हो गया था। फिर मैंने आपको फ्लेक्सिबल सिस्टम पढ़ाया। फ्लेक्सिबल सिस्टम में एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होगा? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स। यहाँ पे एक्सचेंज रेट जो होती है वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से निकलती है। डिमांड बढ़ेगा एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा, डिमांड कम होगा एक्सचेंज रेट भी कम होगा। इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं बताई ना अभी? चलो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसके अंदर भी कुछ तो रिपीटेड पॉइंट है। जैसे इसमें भी पहले उसकी जो ड्रॉबैक थी वो इसकी एडवांटेज बन जाएगी। उसकी ड्रॉबैक थी लार्ज रिजर्व मेंटेन करने पड़ेंगे। यहां लिखोगे कोई रिजर्व मेंटेन ही नहीं करने। देयर इज नो नीड टू मेंटेन एनी रिजर्व इन दिस सिस्टम। आरबीआई को कोई रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत नहीं। यहां देखो, क्योंकि ये गोल्ड के हिसाब से थोड़ी है, एक्सचेंज रेट है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से। जो करेंसी का डिमांड बढ़ेगा उसका एक्सचेंज रेट अपने आप बढ़ जाएगा, करंट डिमांड कम होगा एक्सचेंज रेट अपने आप कम हो जाएगा। मैंने उस दिन भी कहा था जब आपको इस पहली बार चैप्टर पढ़ाया था कि आज अगर $1 85 पे चला गया तो इसके जिम्मेदार काफी हद तक हम खुद है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड बढ़ा रहे हैं। किसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं? हमें स्वदेशी पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, हमें इंपोर्टेड गुड्स चाहिए। मोबाइल से लेकर, कपड़ों से लेकर, जूतों तक, ड्यूरेबल आइटम से लेकर नॉन ड्यूरेबल आइटम तक, हमें हर चीज कौन सी चाहिए? फॉरेन। अगर हम इंपोर्टेड गुड्स खरीदेंगे तो पेमेंट किस में होगी? तो डॉलर का डिमांड और उससे एक्सचेंज रेट भी, क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है।
हमें डॉलर लाने पड़ेंगे कहीं से, हम जब लाएंगे तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, तो रेटें बढ़ना तो स्वाभाविक है। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि इस मेथड की वजह से डिमांड बढ़ती है और उससे रेट भी बढ़ती है। अगर हम 100 दिन के लिए भी इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड कम कर दे, सिर्फ 100 दिन, फिर 101वें दिन से तो हैबिट बन जाएगी हमारी, और 100 दिन अगर ये डिमांड नीचे आ गई तो एक्सचेंज रेट अपने आप नीचे आ जाएगा। तो ये मेथड किससे चलता है? डिमांड सप्लाई फोर्स। तो पहला इसका एडवांटेज क्या है? नो नीड टू मेंटेन एनी रिजर्व, कोई रिजर्व आपको मेंटेन नहीं करना। नो प्रॉब्लम ऑफ ओवर वैल्यूएशन एंड, यहाँ कोई अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन का प्रॉब्लम। इस मेथड में स्पेक्यूलेशन होगा लेकिन वाइड स्प्रेड स्पेक्यूलेशन कभी भी नहीं होगा। क्या कभी भी नहीं होगा? स्पेक्यूलेशन तो होगा इस मेथड में, लेकिन वाइड स्प्रेड क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेटें बार बार फ्लक्चुएट हो रही है, रेटें बार बार फ्लक्चुएट हो रही है। तो आज अगर आपने सस्ती रेट पे ले लिया तो क्या पता आगे रेट और कम हो जाए, या क्या पता आगे रेट और बढ़ जाए। देखो अभी गोल्ड है, गोल्ड अभी कल मैं पढ़ रहा था, गोल्ड 82,000 पे पहुंच गया पर 10 ग्राम, और ये रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया है। अब इतना जाने के बाद भी क्या आप ये बोल सकते हो कि अब और नहीं जाएगा ऊपर? मेरे को अच्छी तरह याद है, एक बार गोल्ड 57 हो गया था, 57,000 कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले। मुर्सा सर ने मुझसे कहा यार शब्बीर गोल्ड ले लेते हैं अपन, अपने पास कैश है। तो मैं कहा यार क्या करेगा गोल्ड लेके, ये तो बहुत हाई हो गया है अभी, अब तो ये क्या है, अब तो नीचे ही आएगा, ये तो बहुत रिकॉर्ड हाई हो गया है। तो उसने कहा भाई ले ले, ये तो और हाई ही जाएगा। ये यहाँ पे चला गया है। अभी कल हमारी फिर एक कन्वर्सेशन किसी के साथ चल रही थी, उसने कहा अब तो 82 पहुंच गया, अब तो नीचे ही आएगा। तो अब लेने में समझदारी नहीं है। कल ये वापस कितना हो गया? अगर 1 लाख, तो फिर इस स्टेज पे हम पछताते रहेंगे जैसे हम इस स्टेज पे पछता देते हैं। तो इस चीज में कभी आप कुछ प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। तो स्पेक्यूलेशन चलता रहेगा बट कभी बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन वहां पे तो क्या प्रॉब्लम है कि जब सेंट्रल बैंक के रिजर्व खत्म हो जाएंगे तो सब लोगों ने डॉलर खरीद लिया, तो स्पेक्यूलेशन एकदम ज्यादा हो गया। यहाँ वाइड स्प्रेड नहीं होगा, हल्का फुल्का स्पेक्यूलेशन चलेगा, और हल्का फुल्का स्पेक्यूलेशन तो गोल्ड में भी चल रहा है, करेंसी में भी चल रहा है, खाने पीने की आइटमों में भी चल रहा है, वो चलता रहेगा। वो जीरो तो हो ही नहीं सकता कभी, स्पेक्यूलेशन कभी। चलो देखिएगा जरा, पहला नो नीड फॉर सेंट्रल बैंक टू हैव एनी रिजर्व, पढ़ा दिया। इंटरनेशनल बिजनेस उसमें भी प्रमोट होता था, इसमें भी प्रमोट होता है, ये कॉमन पॉइंट है, क्योंकि वहां पे रेटें स्टेबल थी इसलिए प्रमोट होता था। यहाँ पे भले रेटें चेंज हो रही है लेकिन चेंज आपके फेवर का भी हो सकता है और आपके अगेंस्ट का भी। जैसे सरकार जब कोई नई पॉलिसी लाती है तो किसी के लिए फेवरेबल होती है और किसी के लिए अनफेवरेबल होती है। तो यहाँ पे ऐसा ही है, डॉलर का रेट बढ़ेगा कम भी होगा, एक्सपोर्ट करने के वालों को मजा आ जाएगा, इंपोर्ट वालों को नुकसान होगा, तो एक्सपोर्ट वाले और ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। तो इंटरनेशनल बिजनेस इसमें भी क्या होता है? प्रमोट होता है, और उसमें भी क्या होता है? अब दोनों तो आ ही नहीं सकते, 3 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा इसमें से, तो या तो फिक्स का आएगा या फ्लेक्सिबल का आएगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड वाला पॉइंट आपको दोनों जगह लिखना है। नेक्स्ट, फिर एक दे रखा है मैंने, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है, बीओ स्पेक्यूलेशन कम होगा, ये भी ठीक है, ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, 4 पॉइंट तो आपको याद रखने ही है। रिजर्व मेंटेन नहीं करने, ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन नहीं है, ये उधर से ले रहा हूं मैं, कहां से? उसकी डीमेरिट इसकी मेरिट। वहां रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं, यहाँ नहीं करने पड़ते। वहां ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है, यहाँ नहीं है। वहां पे वाइड स्प्रेड स्पेक्यूलेशन है, यहाँ स्पेक्यूलेशन कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। और एक इंटरनेशनल ट्रेड वाला पॉइंट उधर भी है और इधर भी है। अब डीमेरिट सुनो इसकी, पहली डीमेरिट, इतने ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं कई बार कि इससे स्टेबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। जैसे अभी ये डॉलर 85 है, एक आध 2 महीने पहले 82 था, 87 होगा, फिर 85 होगा, ये एक्सेप्टेबल है, हमारी लिमिट में है। अब अगर मान लो फ्लक्चुएशन इतने ज्यादा हो रहे हैं कि सुबह कुछ रेट, शाम को कुछ रेट, रात को कुछ रेट, सुबह उठे फिर कुछ रेट, और ऐसे अभी तो रेट क्या होती है 82.9, 82.8, तो ये 0.10 का फ्लक्चुएशन हम झेल लेते।
मान लो 82 से 83 हो गया, 83 से 85 हो गया, 85 से 89 हो गया, 89 से 90 हो गया, 90 तो पागल हो जाएंगे हम तो कई बार इस मेथड में टू मच फ्लक्चुएशंस आते हैं जो किसी भी बिजनेस या इकोनॉमी के लिए अच्छे सिग्नल्स नहीं है। तो क्या बोला, टू मच फ्लक्चुएशन, बहुत ज्यादा जब फ्लक्चुएशन आते हैं तो इट क्रिएट अनसर्टेनिटी। तो ये क्या क्रिएट कर देता है, फिर हमें बिजनेस करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता और हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़े समय के लिए होल्ड कर देते हैं। ये एक ड्रॉबैक है और ऐसे फ्लक्चुएशंस हमने 91 में झेले हैं, ठीक है। और उसके बाद भी बीच में जब इकोनॉमी खराब होती है तो हमने इस तरह के फ्लक्चुएशंस झेले हैं और फ्यूचर में भी कभी ऐसे फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पास्ट में भी हुए हैं ऐसे फ्लक्चुएशन, जब सुबह देखो तो कुछ रेट, और अभी गोल्ड में बता ही रहा हूं ना मैं, किसी ने सोचा था कि यहां तक जाएगा, गजब ही चल गया, ठीक है। मैं 2015-16 तक तो जहां तक मुझे याद है 37 से 39 पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। देखते ही देखते ये कहां 57 पे आया, ये जिस समय की मैं बात नहीं, शायद 2019 की बात बता रहा हूं मैं, और कहां देखते देखते ये 82 पे आया और अभी 1 लाख पे भी जाएगा। इसमें बीच में बहुत स्टेबल था, ये 57 से 59 तक का 2-1 साल तक। तो सोनार वगैरह कोई होगा तो मेरी बात से रिलेट करेगा, है ना। ये बीच में एकदम याद है तुम्हें 70 तक पहुंचा था एकदम, उसके बाद से फिर तेजी पकड़ी है, फिर नीचे नहीं आया कभी भी। तो फ्लक्चुएशंस हमारे हाथ में नहीं है। और गोल्ड में तो मैं ये कहता हूं कि गोल्ड तो बिल्कुल भी एक कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हमारे हाथ में, चलो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट को थोड़ा कंट्रोल कर ले, हमारी जो नीड है वो इंडियन गुड्स तक सीमित कर ले, वो फिर भी पॉसिबल है, कहने को तो कम से कम पॉसिबल है। गोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स इन्वॉल्व है। गोल्ड के प्राइस सिर्फ इंडिया के कंजम्पशन से अफेक्ट, आप कितना भी कंजम्पशन कम या ज्यादा कर लो, उससे गोल्ड के प्राइस पे बहुत ज्यादा फर्क, क्योंकि इसके प्राइस इंटरनेशनल बेंचमार्क से रिलेट करते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बनता है, उससे गोल्ड का प्राइस फर्क हो गया। इजराइल और पैलेस्टीन में वॉर हुई, रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई, ये सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स से इंडिया का कोई लेना देना नहीं था इससे, लेकिन इन हर फैक्टर ने गोल्ड के प्राइस को प्रभावित किया कि नहीं किया, बोलो बोलो। तो ये इंटरनेशनल फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं। तो ये तो उसकी बात हो रही है, इंटरनेशनल डॉलर वगैरह में भी बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे अच्छे मेथड पे। अच्छा, इसके और भी है, इसमें अगर वाइड स्प्रेड स्पेकुलेशन हो जाएगा, अगर टू मच फ्लक्चुएशंस होगा तो क्या होगा, याद रखना इसमें जो पॉइंट है ना वो डिप्लोमेटिक पॉइंट है। ऊपर बोला है फ्लक्चुएशन नहीं होता और नीचे बोला होता है, तो पूरा लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। टू मच फ्लक्चुएशंस से शुरू करना है। जब तक फ्लक्चुएशंस अपनी सहन करने की शक्ति के अंदर अंदर है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होंगे, जो मैंने कहा है पास्ट में 2 बार हुए हैं, आगे भी हो सकते हैं, तो उस समय पे स्पेकुलेशन भी बढ़ता है, बीओपी में भी डेफिसिट आता है, और बीओपी में डेफिसिट आने से महंगाई भी बहुत बढ़ती है। आज अगर डॉलर का रेट 82 से, अभी क्या बोला मैंने, 85 हो जाए, 85 से 90 हो जाए, 90 से 100 हो जाए, और ये सब एकदम तेजी से होने लगे, तो फिर हम लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा, और फिर उस समय हमें फ्लेक्सिबल सिस्टम से हटना भी पड़ता है कई बार। बीच में मुझे अच्छी तरह याद है डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा था, बहुत ज़्यादा, और रुपया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक स्पेशल विंडो खोला था, अच्छी तरह याद है मुझे, और उस समय 60 के अराउंड डॉलर ट्रेड हो रहा था। उन्होंने उस स्पेशल विंडो में डॉलर 55 रुपीज़ में दिया और बोला कि जो भी इंपोर्टर है वो 55 में ले, जो बड़े बड़े इंपोर्टर है। तो जब सारे बड़े बड़े इंपोर्टर्स यहाँ आ गए 55 में लेने, तो मार्केट से उनकी डिमांड एकदम कम हो गई, वो डिमांड आरबीआई ने पूरी कर दी अपनी तरफ से। तो वो रेट है 60 से जो डॉलर चला गया था वो वापस 59-58 पे आ गया, क्योंकि कुछ समय के लिए डिमांड एकदम कम हो गई। तो उन्होंने एक बहुत चालाकी से वो स्पेशल विंडो खोल के बड़े बड़े इंपोर्टर्स को तो पहले डॉलर दे दिए 55 पे, ताकि स्पेकुलेशन, क्योंकि जो नीडी पर्सन है, जो बिल्कुल इंपोर्ट कर ही रहे हैं, जिनके कंसाइनमेंट आ चुके हैं, शिप खड़ा हुआ है, जो भी उसकी पॉलिसी रही होगी, पूरी पॉलिसी नहीं बता रहा हूं तुम्हें, लेकिन वो सब ने यहाँ स्पेशल विंडो से डॉलर ले ली, तो उससे यहाँ पे डिमांड थोड़ी थोड़ी कम हुई, तो रेटें भी धीरे धीरे नीचे आ गई। तो जब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं तो हम लोगों को फिर स्टेप्स लेनी पड़ती है, जिससे कि बीओपी का अंडर बहुत ज्यादा डिसइक्विलिब्रियम ना हो। बीओपी बहुत ज्यादा डेफिसिट में चला जाएगा तो इकोनॉमी में क्या फैलेगा, इन्फ्लेशन। सुन रहे हो बराबर? ये सब चीजें आपको लिख के आनी है ड्रॉबैक, मेरिट और डीमेरिट में। खत्म हुआ ये। लास्ट मेथड आता है जो सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए इसकी कोई डीमेरिट नहीं है,
मैनेज्ड फ्लोटिंग। क्या है? ये मेथड ये कहता है, बोलो, इन दिस सिस्टम रेट इज डिसाइडेड बाय डिमांड सप्लाई फोर्सेस, बट आरबीआई इंटरवेन व्हेन देयर इज टू मच फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट ड्यू टू डिमांड सप्लाई फोर्सेस। देखो, वैसे तो रेट को से डिसाइड होती है डिमांड सप्लाई से, लेकिन जब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं तो आरबीआई बीच में क्या करती है? अभी मैंने एक एग्जांपल दिया तुम्हें, मनमोहन सिंह जी ने इंटरफेयर किया, गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, तो वो कब करती है? जब मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम फॉलो करते है। तो इंडिया भी क्या सिस्टम फॉलो करता है? वैसे तो हमने सब फ्लेक्सिबल ही छोड़ रखा है, लेकिन आरबीआई ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम बीच में इंटरफेयर और कुछ समय के लिए रेटों को स्टेबल कर देंगे। क्या कर देंगे? लेकिन याद रखना, इंडिया की पॉलिसी हमेशा से इन मामलों में एकदम सटीक रही है। आरबीआई कभी भी बिना मतलब के इंटरफेयर नहीं करेगा बार बार में, कि बार बार में अपनी रेट को अच्छा करने के लिए 60 हो गई है, 62 हो गई है, तो ठीक है 62 हो गया है तो तुम भुगतो, क्योंकि तुम लोग इंपोर्टेड गुड्स खरीद रहे हो। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है और वो इकोनॉमी के लिए फेवरेबल नहीं हो, तो फिर वहां पे आरबीआई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, और वो भी ऐसे बनाती है जो किसी और कंट्री के अगेंस्ट में ना हो। अगर हम किसी और कंट्री के अगेंस्ट में बना रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वो डर्टी फ्लोटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो? याद आ रहा है? तो व्हेन रूल्स एंड रेगुलेशन आर मेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अदर कंट्री, देन मैनेज फ्लोटिंग विल बिकम डर्टी फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग क्या बन जाएगी? एक बार पूरा रीड कर लो, एक बार फिर सुन लो। मैनेज फ्लोटिंग क्या है? फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का मिक्स है। क्या है? यहाँ देखो, यहाँ देखो, फिक्स में कौन डिसाइड करता था? सेंट्रल बैंक। यहाँ डिमांड सप्लाई। अब मैनेज में क्या होगा? डिमांड सप्लाई भी होगा और सेंट्रल बैंक भी जब जब जरूरत पड़ेगी इंटरफेयर करेगा। लेकिन वो इंटरफेयर करेगा अपनी इकोनॉमी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए या किसी और के अगेंस्ट में? अगर वो किसी और के अगेंस्ट के लिए यूज करता है तो क्या हो जाएगा? याद रखोगे, पढ़ लो एक बार डर्टी फ्लोटिंग तक, फिर आते हैं डिमांड और सप्लाई वाले टॉपिक पे। अब एक दो छोटे से टॉपिक पढ़ते हैं, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब मैंने आपको कहा कि एक्सचेंज रेट निकलती ही डिमांड सप्लाई फोर्सेस से है, तो ये पढ़ना ज़रूरी है कि डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की किस चीज़ों से बढ़ती है और सप्लाई किन चीज़ों से बढ़ती है। मैं कहता हूँ कि पूरी किताब का सबसे इजी टॉपिक है, इस चैप्टर का नहीं, पूरी किताब का। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि ये फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है DD और ये बढ़कर D1 हो गई, कितनी हो गई? डिमांड बढ़ती है तो राइटवर्ड शिफ्ट होती है। कहाँ शिफ्ट होती है? कम होती है तो लेफ्टवर्ड होती है। अगर मैं आप लोगों से बिना टॉपिक, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने पहली बार पढ़ाया था तो सिर्फ डायरेक्ट आप लोगों से पूछा था कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों बढ़ती है, तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने उसके रीज़न दिए थे और वही रीज़न किताब में लिखे हुए थे। यशस्वी, ये डॉलर है, ये फॉरेन एक्सचेंज है, इसकी डिमांड बढ़ रही है मेरे लिए, क्यों बढ़ रही होगी? वाई आई नीड डॉलर इन इंडिया, आई नीड रुपीज़। डॉलर क्यों चाहिए होगा मुझे? डिमांड क्यों बढ़ेगी? बोल। फॉरेन से कोई गुड मंगाने हैं, मतलब हमें क्या करना है? इंपोर्ट करना है, नंबर 1। और बोल गुरदीप, कोई गिफ्ट वगैरह भेजने हैं, कोई डोनेशन वगैरह देना है, ट्रांसफर पेमेंट करनी है। कहाँ करनी है? इंडिया के बाहर। नमन तू बोल। और आप लोग कई बार घूमने जा रहे हो टूरिज्म के लिए, वेरी गुड। किसके लिए? टूरिज्म के। अब ये बहुत सारे हो सकते हो। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या करनी है? ठीक है, कोई दुबई में विला खरीदना है, क्या खरीदना है? विला। हालांकि वो बात अलग है कि हम चीपा बड़ौद भी नहीं जा पा रहे हैं, बट मान लो, ठीक है, ऊंचाई सोचो ना यार। और दुबई भी क्यों, अमेरिका में ही खरीदना है फिर तो, ठीक है। क्यों भाई अथर? और क्या कारण हो सकते हैं डॉलर की डिमांड बढ़ने के? वैसे मेरे मुंह से जब जब डॉलर निकले तो आई मीन टू से फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज में सारी करेंसी आ जाती है। मेरे मुंह से बार बार डॉलर क्यों निकलता है एग्जाम्पल में भी? क्योंकि यूनिवर्सल करेंसी है। ज्यादातर हमें क्या चाहिए होता है? हाँ बालक, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से, जैसे कि बाहर के लोग जो चीज यूज कर रहे हैं वो चीज हम भी यूज करें तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। एजुकेशन और मेडिकल नीड पूरा करने के लिए, किसके लिए? एजुकेशन और मेडिकल। स्पेक्यूलेशन करने के लिए आस्था के लिए, आस्था जहां से स्पेक्यूलेशन शुरू होता है तू खत्म हो जाती है वहां पे, ठीक है। तो क्या करने के लिए? स्पेक्यूलेशन करने के लिए। क्या करने के लिए?
ठीक है। जैसे अभी मैं तुम्हें गोल्ड के बारे में बता रहा था, गोल्ड भी बहुत सारे लोग अब पहनने से ज़्यादा, नीड से ज़्यादा स्पेकुलेशन के लिए खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं कि भाई यार ले लेते हैं, कैश पड़ा हुआ है, कल जब बेचना होगा, कैश की ज़रूरत होगी तो बेच देंगे और रेट बढ़ेगी तो बेच देंगे। तो गोल्ड में भी बहुत क्या होता है, स्पेकुलेशन, और हाईली लिक्विड है तो कोई दिक्कत भी, एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी गोल्ड में क्या कर लेता है, स्पेकुलेशन कर लेता है, ठीक है। हालांकि वो उसे शब्द देता है इन्वेस्टमेंट, बट कर वो रहा है क्योंकि वो इंटेंशन क्या रख रहा है कि आज खरीद लेता हूं और रेट बढ़ेगी तो, जिसका ये इंटेंशन होता है वो स्पेकुलेशन में आता है। तो स्पेकुलेशन एक बहुत वाइडर टर्म है, जो अभी मैंने क्या करा, अरे कौस्तुभ, हर चीज में स्पेकुलेशन किया जा सकता है। जब कोविड आया तो लोगों ने खाने पीने की चीजों में भी क्या करी, जमाखोरी करी ना, चीजें सस्ती रेट में ले ली, इस उम्मीद के साथ कि रेट बढ़ेगा तो बेचेंगे, करी ना। ये सब ये स्पेकुलेशन का ही एक तरीके से डेफिनेशन के अंदर आएंगे, क्योंकि हर वो चीज़ जिसमें आप इस इंटेंशन से खरीद रहे हो कि यार रेट कम है ले लेता हूँ, जैसे शेयर मार्केट होता है, और जब बढ़ेगा तो बेच दूंगा। चलो, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, डिमांड को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। अब मैं कह रहा हूँ हमारे पास सप्लाई बढ़ेगी डॉलर की तो कहाँ शिफ्ट होगा, राइटवर्ड, कम होगी तो, याद रखना, डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, बढ़े तो राइटवर्ड, कम हो तो, ये कर्व मैंने चैप्टर खत्म होने के बाद पीछे बना रखे हैं, ये दोनों, डिमांड बढ़ना और कम होना, सप्लाई बढ़ना और कम होना, याद है ना आपको। अब मेरी बात सुनो, सर डिमांड बढ़ेगी क्योंकि हम इंपोर्ट करेंगे, बाहर गुड्स भेजेंगे, गिफ्ट देंगे, ये वो, सप्लाई कैसे बढ़ेगी सर, हमारे पास डॉलर कहां से आएगा, वेरी गुड, इंपोर्ट की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ गिफ्ट और डोनेशन रिसीव होंगे, क्या होंगे, गोरे गोरे हैं, ठीक है। तो टूरिस्ट में फॉरेनर्स यहाँ आएंगे घूमने, ठीक है, ताजमहल देखने आएंगे, कुंभ में डुबकी लगाने आएंगे, और राम मंदिर में आएंगे, आईपीएल देखने आएंगे, और यहाँ 7 वंडर देखने आएंगे। तो अपने आप 8वां अजूबा भी दिखी जाएगा, वहां बाहर खड़ा हुआ टिकट लेता हुआ, कैप पहन के काली कलर की, छोटी सी हाइट में। चलो देखो, तो ये सब चीजें हमारे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई को बढ़ाते हैं। तो समझ में आया फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों बढ़ती है और फॉरेन एक्सचेंज की, यही लिखे हुए, रीड कर लो, बस रीड कर लो फटाफट, देखे हुए ये तुमने, इंपोर्ट, परचेज ऑफ एसेट, सेंडिंग गिफ्ट, ट्रैवलिंग, फटाफट पढ़ो, फिर इनका एक्सचेंज रेट से क्या रिलेशन। हेलो यस, सुनो मेरी बात सुनो, ये तो बात हुई डिमांड बढ़ने की और डिमांड कम होने की। अब ये होता है कि जब भी फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट भी क्या हो जाएगी, और डिमांड कम होगा तो एक्सचेंज रेट भी क्या हो जाएगी। जैसे यहाँ देखो, पहले इंटरसेक्शन यहाँ था, अब कहाँ आ गया, तो ये P1 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब पहले इंटरसेक्शन यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो ये P2 क्या हो रहा है, बोलो मेरे साथ, with increase in demand of foreign exchange, exchange rate also increases, and vice versa, और अब ये लाइन 5 बार तो बोल ही दो कम से कम, with increase in demand of foreign exchange, exchange rate also increases, and vice versa। एक और बार बोलो, with increase in demand of foreign exchange, चलो यहाँ देखो, जब भी डिमांड बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, बढ़ेगा। अब मैंने ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई तुम्हें, एक्सचेंज रेट को मारो गोली, जितनी भी चीजें इस दुनिया में हैं, ऊपर वाले ने जितनी भी चीजें बनाई हैं, सब पे ये नियम लागू होता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, जो तुमने 11th 12th क्लास में पढ़े हैं, माइक्रो में पढ़े हैं। तो डिमांड बढ़ेगी तो रेट तो बढ़ना तय है, अनटिल एंड अनलेस कि वो नेसेसरी गुड्स हो, गिफन गुड्स हो, याद आ रहा है, ठीक है, लग्जरी, पेरिश, क्या बोलते हैं,
पेरिशेबल नहीं, सॉरी, प्रेस्टीज गुड्स हो, प्रेस्टीज गुड्स हो जो आपके स्टेटस और के लिए खरीद रहे हो आप, तो वो एक चीज, सब वो चीजें अलग है, वो भी लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन थे। अभी तो मैं लॉ ऑफ मार्केट बता रहा हूँ आपको। क्या बता रहा हूँ? लॉ ऑफ मार्केट में ये है कि इसके तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। डिमांड आप बढ़ाओगे तो रेट तो बढ़नी ही बढ़नी है, भले कम ज़्यादा होती रहेगी, कि किसी की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, किसी की रेट कम बढ़ी, लेकिन डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगी। वहाँ तो उल्टा बढ़ा है तुमने। अब उसी के साथ मैं तुम लोगों को दूसरी रिवर्स चीज़ भी बता देता हूँ। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगी लगातार तो डिमांड, और एक्सचेंज रेट कम होगी तो याद रखना यहाँ रिलेशन इनवर्स है। क्या है? इनवर्स रिलेशन है। और यहाँ क्या है? डायरेक्ट। सुन लेना, इतना बताने के बाद भी 50% बच्चा इसमें गलती करता है। इतना डिटेल में बताने के बाद भी फिर भी 50% बच्चा गलती करता है इसमें। पहले चेंज डिमांड में आ रहा है कि पहले चेंज रेट में आ रहा है, उससे फर्क पड़ेगा। बेस क्या है? अगर डिमांड बेस है तो डायरेक्ट रिलेशन है, और रेट बेस है तो इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन है। समझे कि नहीं समझे? बेस क्या है उससे फर्क पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद कभी गलती नहीं करोगे। यहां देखो, अगर कोटा में जब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स बहुत सारे आए तो उन्होंने कोटा को मार्केट का हब बना लिया। बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, बेस्ट, इससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता। तो खूब सारा बच्चा, लाखों में बच्चे इंडिया कोटा में आया। ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा कि इंडिया से नहीं, बाहर से भी बच्चा आया है ना। इंडिया के बाहर से भी बच्चा आया अपने यहाँ। 3-3 लाख बच्चा हर साल पढ़ने को आया। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की डिमांड यहाँ पे बहुत बड़ी, मेडिकल स्टूडेंट्स की डिमांड बहुत बड़ी, तो रेटें भी क्या हुई? बड़ी। तो जो भी थे कोचिंग पढ़ाने वाले थे, एक समय ऐसा आया था कि कोटा में टॉप 10 टैक्स पेयर्स टीचर होते थे। ऐसी कोई देश की ऐसी कोई सिटी नहीं है जहाँ के टॉप 10 टैक्स पेयर्स पूरे के पूरे टीचर्स हो। इंडस्ट्री वाले होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, अभी भी तुम देख लेना इंडिया लेवल पे, ठीक है। लेकिन कोटा एकमात्र ऐसी सिटी बनी थी बीच में जिसमें टॉप 10 टैक्स पेयर्स 10 के 10 टीचर थे। वो था वो टाइम। तो डिमांड बढ़ी तो रेट एकदम बढ़ी, ठीक है। लाखों रुपए लिए इंजीनियरिंग के, सुन लेना बराबर। तो डिमांड बढ़ने से रेट, अब रेट और बढ़ी और दूसरे फैक्टर्स भी हुए इंडिया अभी कोटा में, तो रेटें बढ़ने से वही डिमांड क्या हो गई? आज कम भी हो गई। डिमांड आ नहीं रही थी और रेटें लगातार बढ़ती जा रही। पहले तो डिमांड भी बढ़ रही थी तो रेट भी बढ़ रही थी, अब डिमांड आनी कम हो गई। क्यों कम हो गई? कि भाई कोटा में सुसाइड हो रही है, फलाना हो रहा है, दिमागड़ा हो रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाया कोटा के लिए, तो उससे क्या हुआ? डिमांड एकदम कम हो गई। तो बच्चे तो आने कम हो गए, रेटें लेकिन अभी भी बढ़ी हुई थी। तो वो रेटें कहाँ से बढ़ी हुई रहेगी? अब बच्चा ही नहीं आ रहा तो रेटें क्या करनी पड़ेगी? अब कम, क्योंकि अभी डिमांड क्या हो चुकी है। अगर रेट कम करोगे तो ही वापस। ये एग्जांपल याद रखना, इससे ये चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। एक एक बच्चे से पूछूंगा, समझ में आया तुम लोगों को? बेस क्या है उससे फर्क पड़ता है। पहले डिमांड बढ़ी है कि पहले रेट बढ़ी है? डिमांड बढ़ेगी तो रेट और डायरेक्ट रिलेशन है। इसके बाद अब कभी भी नहीं समझाऊंगा इस चीज को, पहले भी बहुत टाइम लेके समझाया था। और रेट पहले बढ़ेगी, डिमांड कम होगी। तो रेट बढ़ेगी तो इनवर्स रिलेशन है, और डिमांड बढ़ेगी तो डायरेक्ट रिलेशन है। एकदम क्लियर है सबको? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब इसके इनवर्स रिलेशन होने के, डायरेक्ट रिलेशन होने के रीजन मैंने नीचे दे रखे, देखो टिक कर लेना। इनवर्स के, सॉरी, देखो, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज और डिक्रीज विद द फॉल और राइज इन रेट। रेट के बढ़ने या कम होने से डिमांड कम होती है या बढ़ती है। सो देयर इज इनवर्स रिलेशन। ये इनवर्स रिलेशन है। क्या है? और ये डायरेक्ट है। इसको लॉ ऑफ मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मार्केट। और इसको लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड के रीजन दे रखे हैं मैंने, 3 रीजन है। इंपोर्ट, टूरिज्म और स्पेकुलेशन। ये 5 है वैसे तो, लेकिन इसमें से 5 में से 3 को समझा देना। इंपोर्ट, टूरिज्म और 3 नंबर में ही आता है। देखो इधर, जब एक्सचेंज रेट बढ़ती है, सुनो, जब एक्सचेंज रेट बढ़ती है तो हम इंपोर्ट कम कर देते हैं थोड़ा सा, कि यार अभी रेटें बहुत हाई है, अभी मत मंगाओ, 1 महीने बाद मंगाएंगे। तो डिमांड अपने आप कम हो जाती है। जब एक्सचेंज रेट बढ़ती है तो हम बाहर घूमने, देखो हम लोग ज़्यादातर घूमने, मैंने पहले भी कहा था कहाँ जाते हैं,
ठीक है, इंडोनेशिया में वो बाली जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, दुबई जाएंगे। दुबई तक फिर भी झेल लेते हैं, क्योंकि जिन कंट्रीज़ के मैंने पहले नाम लिए, इंडोनेशिया वगैरह, मॉरिशस हो गया, इन कंट्रीज़ में इंडिया की रेट में और इनकी रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कहीं कहीं पर तो इंडिया की रेट इनसे अच्छी है, मतलब कहीं कहीं पे तो ऐसा है कि इंडिया का 1 रुपया दो तो यहाँ का 2 रुपया मिल जाएगा, वहाँ का डबल। और कहीं कहीं पर हम हमारे 2 रुपये देते हैं तो वहाँ का 1 रुपया मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क दुबई में पड़ जाता है कि दुबई में हमें 23 रुपये देने पड़ते हैं तो वहाँ का 1 दिरहम मिलता है, तो वहाँ तक भी हम झेल लेते हैं। लेकिन जब हम अमेरिका जाए या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाए तो वहाँ रेट बहुत हाई है, ठीक है। 1 पाउंड 90, 95, 100 क्रॉस कर चुका है, यूरो 100 क्रॉस कर चुका है, डॉलर 90 पे चल ही रहा है। तो हम लोग इन कंट्रीज़ में कभी घूमने नहीं जाते, क्योंकि यहाँ एक्सचेंज रेट बहुत ही हाई है। सो दैट्स द रीज़न कि हम लोग टूरिज्म पे कंट्रोल करते हैं, किस हिसाब से, रेट के हिसाब से। रेट ज़्यादा है तो हम वहाँ पे घूमने कम जाएंगे, एंड वाइस वर्सा, रेट कम है तो वहाँ घूमने। और तीसरा स्पेकुलेशन तो होता ही है, जब रेट ज़्यादा होती है तो हम खरीदते नहीं है, जब रेट कम होती है तो हम डॉलर खरीदना और शुरू कर देते तो डिमांड बढ़ जाए। तो मैं आपसे पूछूं एक्सचेंज रेट में और डिमांड में इनवर्स रिलेशन क्यों है, तो आप 3 रीजन दोगे उसके, बोलो। इंपोर्ट, टूरिज्म, स्पेकुलेशन। इंपोर्ट, टूरिज्म, स्पेकुलेशन। इंपोर्ट, टूरिज्म, स्पेकुलेशन। इंपोर्ट, टूरिज्म, स्पेकुलेशन। ठीक है। और इसका तो न्यूमेरिक भी वैसे तो जरूरत नहीं है, बहुत छोटे से पॉइंट है, बट सिड करके बन रहा है, SID, S फॉर स्पेकुलेशन, I फॉर इंपोर्ट और SIT सॉरी, T फॉर टूरिज्म। ठीक है, 3 पॉइंट है, और यही 3 पॉइंट उधर उल्टे कर देना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इधर एक्सचेंज रेट जब बढ़ेगी तो डिमांड तो कम हो रही थी, लेकिन सप्लाई और एक्सचेंज रेट जब कम होगी, मतलब एक्सचेंज रेट में और डिमांड में कैसा रिलेशन था, इनवर्स। लेकिन एक्सचेंज रेट और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, क्योंकि जब एक्सचेंज रेट बढ़ती है बच्चों तो लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि वो लोग दूसरी कंट्री से अर्न करके डॉलर इंडिया में लेकर आते हैं, अर्न करके डॉलर इंडिया में लेकर, क्योंकि उन्हें एक्सपोर्ट ज़्यादा इनकरेजिंग लगता है, उन्हें एक्सपोर्ट ज़्यादा आकर्षित करता है। वो ये सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, डॉलर का रेट बढ़ रहा है तो हमें $1 के पहले 80 मिल रहे थे, अब $1 के 90 मिल रहे हैं, $1 के 100 मिल रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगेगा, एक्सपोर्ट। हालांकि ये हमारे हाथ में नहीं होता, सामने वाला हमारी चीज़ भी तो ले, ये तो कह रहा है एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो फिर बढ़ा क्यों नहीं अभी तक? अभी तक एक्सपोर्ट कम क्यों है, इंपोर्ट ज़्यादा क्यों है? बढ़ना चाहिए था ना। तो भैया एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए सिर्फ रेट एक फैक्टर नहीं होता, रेट तो हमें लग रहा है कि एक फैक्टर है, बाकी इंटरनेशनल फैक्टर होते हैं। अभी मेरा प्रोडक्ट बाहर बिक ही नहीं रहा तो कहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ेगा? मैं कोई ऐसी चीज़ भी तो बनाऊँ जिसकी बाहर डिमांड हो, तो मैं तो बेचना चाहता हूँ लेकिन बाहर वाला खरीदना ही नहीं चाहता, तो कहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ेगा? तो याद रखना, एक्सपोर्ट बढ़ेगा ये रीज़न एक आधा सच है, ये पूरी बात नहीं है, ये सिर्फ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई बात है। मैं चाहता हूं ऐसा कि रेट बढ़ रही है तो मैं एक्सपोर्ट बढ़ाऊं ताकि मुझे अर्न अच्छा करने को मिले, बट ये कंप्लीटली मेरे हाथ में ये फैक्टर, मेरी चीज में भी तो दम होना चाहिए, ऐसी चीज हो जो बाहर बिक सके। चलो एक्सपोर्ट होता है, स्पेकुलेशन में उल्टा कर लो, टूरिज्म में उल्टा कर लो। रेटें जब ज्यादा होती है तो सप्लाई क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब कोई बंदा यहाँ पे आ रहा है भैया क्या करने, ताजमहल देखने, ठीक है, और मुझे पता है कि यार वो एक टिकट का मैं अंदर जाऊंगा तो 50 रुपये मिलेंगे, गोरा जाएगा तो उसकी कीमत हमने $10 कर रखी है, ठीक है, वो $10 हमारे लिए 800 रुपये हो जाएंगे, तो हम पहले एंट्री उनको देंगे, बढ़िया उनको एंटरटेन करेंगे, ऐसी सर्विस देके भेजेंगे कि वो भी बाहर जाके बोलेंगे यार बात $10 में तो बहुत बढ़िया, उन्होंने सारी चीज़ें एकदम अच्छे से हमें एक्सप्लेन करी है, वो और 4 लोगों को भेजेंगे क्योंकि उनके लिए $10 है, वो हमारे लिए तो 800 रुपये, ठीक है। वो गोरा ये बोलेगा यार ये इंडियन से तो 50 ले रहे थे, वो हमसे तो 10 ही लिए, ठीक है, दे आर वेरी गुड, ठीक है। चलो ये हो गया पूरा। हमारे यहाँ लेकिन एक चीज़ को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि वैसे तो हमारी पॉलिसी है अतिथि देवो भव,
हम मेहमान का बहुत आदर करते हैं, लेकिन हमारी जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज़ है ना टूरिज़्म को लेकर, मतलब ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये गलत है। मतलब हो सकता है कोई, क्योंकि गलत है हमारे यहाँ। तुम ताजमहल वगैरह कोई भी अच्छी चीज़ विजिट करने जाओ, फॉरेनर की और इंडियन की रेट अलग है, लेकिन तुम बाहर घूमने जाओ ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बाहर कहीं पे भी घूमने जाओ, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि भैया फॉरेनर की और वहाँ के लोगों की रेट अलग होगी। अब जैसे अगर मान लो मैं दुबई मॉल घूमने गया, मान लो उसमें वैसे तो कोई टिकट नहीं है, लेकिन अगर कोई टिकट है तो उन्होंने दिरहम में रखी है उसे, उसको डॉलर में या किसी और करेंसी में थोड़ी रखते हैं। वो कहते हैं भैया आप तो अंदर आओ 10 दिरहम दे दो। तो जो वहाँ दुबई का भी बंदा है वो 10 दिरहम देके अंदर जा रहा हूँ, मैं भी 10 दिरहम देके जा रहा हूँ। अपने यहाँ पे ये दुगने मापदंड है, दो बेंचमार्क है, गलत है वो। तुम ताजमहल में एंटर करोगे वहाँ लिखा हुआ है फॉरेनर्स की रेट ये है और इंडियन की, क्यों ऐसा क्यों? उसको तुम अलग से क्या ताजमहल का पार्ट 2 भी दिखाओगे? हाँ, या क्या ऐसा नया होगा? वो पहले ही पैसे खर्च करके यहाँ आया है, तो उसके साथ ये, और ये कहीं पे भी नहीं है। तुम देख लो जिस जिस जगह पे तुम घूमने जाओगे वहाँ पे रेट एक जैसी होती है। अब वो रेट हाई हो सकती है, ये हो सकता है कि वो रेट ही हाई है, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि हमारे लिए हाई है, सिर्फ इंडियंस के लिए हाई है, वहाँ के लोगों के लिए लो है। वो रेट है, अंदर घुसने का जो है एंट्री पॉइंट है, यहाँ से जाना है, इतने पैसे देने। तो अगर इस चीज़ पे भी वर्क करें तो टूरिज्म और बढ़े। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक है, लेकिन फिर भी टूरिज्म इतना ज़्यादा नहीं है। 1-2-3 जगहों को हटा दो जहाँ से बहुत अच्छा टूरिज्म आता है, तो बाकी अब जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका की तो इकोनॉमी 20% टूरिज्म पे चलती है, ठीक है। और मुर्सा सर एक बार मुझे बता रहे थे कि यार यहाँ पे जो बीच वगैरह है ना, जिनसे इनकी इकोनॉमी चलती है, इससे ज़्यादा अच्छे बीच अपने यहाँ हैं, केरला में है, गोवा में है, सब जगह है, ठीक है। अंडमान निकोबार एक बहुत बड़े आइलैंड है, अगर हम उसे मेंटेन करें तो ये लक्षद्वीप है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी हमारे यहाँ जगह है जिसको अगर हम मेंटेन करें तो टूरिज्म से हमारे पास बहुत अच्छा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जनरेट हो सकता है, ठीक है। खैर चलो, तो टूरिज्म एक पॉइंट है जिससे सप्लाई बढ़ता है, एक्सपोर्ट से सप्लाई बढ़ता है, और एक स्पेक्यूलेशन से सप्लाई बढ़ता है। स्पेक्यूलेशन से कैसे? जैसे उसने कहा स्पेक्यूलेशन से कैसे? स्पेक्यूलेशन से ऐसे कि जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो तुम उसे बेचना शुरू कर देते हो, और जब तुम डॉलर बेचोगे तो आरबीआई के पास सप्लाई बढ़ेगा ना, आरबीआई के पास डॉलर आ गए तो आरबीआई के पास सप्लाई बढ़ेगा। समझ गए बराबर? चलो, ये 3 पॉइंट दोनों के हो गए, सप्लाई बढ़ने के, कम होने के। इसके बाद मैंने एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन बता रखा है, वो तो मैंने बता ही दिया तुम्हें कि डिटर्मिनेशन कैसे होगा, जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। डिमांड बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगी, डिमांड कम होगा तो रेट, सप्लाई बढ़ेगा तो रेट कम हो जाएगी, और सप्लाई अगर कम होगा तो रेट बढ़ जाएगी। एक बात बताओ, तुम्हारी दुकान में, तुम्हारी मोबाइल की दुकान है, तुम्हारे पास इस बार 100-150 मोबाइल आ गए हैं, 150 मोबाइल आ गए हैं, और तुम्हें पता चल रहा है कि ये बिकेंगे नहीं, मैंने ज़्यादा खरीद लिए हैं, मार्केट एकदम डाउन है, तो तुम्हारे पास सप्लाई ज़्यादा है। अब तुम मोबाइल बेचने के लिए क्या करोगे? प्राइस कम करोगे कि और बढ़ाओगे? बोलो ना, बोलो, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है। और अगर आपने रेटें और बढ़ा दी तो सप्लाई और क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे भी वही है कि अगर सप्लाई को बेस बनाओगे तो ये रिलेशन फिर उल्टी हो जाएगी। अगर सप्लाई बढ़ाओगे तो रेटें क्या करनी पड़ेगी, और सप्लाई अगर कम है तो रेट को, जैसे एक कचौरी का एग्जांपल लेते, ठीक है। अगर मान लो आपने बहुत सारी कचौरियाँ एक दिन में बना ली, रिपब्लिक डे था, आपको उम्मीद थी बहुत सारे जने आएंगे, नहीं आए इतने, तो सप्लाई ज़्यादा है। अब शाम पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया कि अब ये इतनी सारी बिक नहीं सकती, तो वो अपने आप शाम पढ़े पढ़े रेटें क्या कर देगा? कम कर देगा। कई सारे ऐसे मैंने देखे जो फ्री में दे देते हैं, या फिर किसी आसपास वाले को दे देते हैं, या फिर जो बात के कस्टमर आते हैं उनको ज़्यादा दे दे, क्योंकि अगर उनकी पॉलिसी ये है कि इसे सुबह यूज़ नहीं करना, तो क्योंकि पेरिशेबल गुड्स है, ठीक है। फिर और अगर ऐसी पॉलिसी है सुबह भी चला लोगे या कुछ, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर सप्लाई ज़्यादा है तो हम रेटें क्या कर देंगे? अब कम, और वाइस वर्सा। अगर सप्लाई कम है, मुझे पता है कि मेरे पास स्टॉक में 5 ही गुड्स पड़े हैं और खरीदने वाले 10 है, तो मैं रेट बढ़ा दूँ। तो सप्लाई के साथ रिलेशन अलग है, रेट के साथ अलग है, डिमांड के साथ अलग है, रेट के साथ अलग है। ये चीज़ बराबर याद रखना तुम लोग। चलो, अब 2 टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन वर्सेस रीवैल्यूएशन एंड। देखो,
जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ती है फ्लेक्सिबल सिस्टम की वजह से, डिमांड सप्लाई की वजह से, किसकी वजह से, तो उसे एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जब भी ये चीज सेंट्रल बैंक अपनी मर्जी से करता है तो उसे रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल सिस्टम में होता है और ये फिक्स सिस्टम में होता है। किस सिस्टम में होता है? इसमें चांसेस नहीं है कि कोई करेंसी ओवर वैल्यू हो या इसके चांसेस, इसमें चांसेस है। जैसे ये देखो, $1 का रेट 90 था और अब उसी $1 का रेट 92 हो गया। कितना हो गया? तो यहां पे रुपीस तो हो गया डेप्रीशिएट, ये तो सबको पता है, और डॉलर हो गया, बोलो ना यार, सही है? तो हमारी करेंसी का वैल्यू गिर गया और गौरव की करेंसी का वैल्यू बढ़ गया। लेकिन क्या ये हमने, सेंट्रल बैंक ने किया? ये किसकी वजह से हुआ? तो क्या कोई करेंसी ओवर हैंडल हुई? अपने आप हुआ है। तो हमने मोबाइल खोला, अपने आप डिमांड सप्लाई की वजह से हुआ ये। लेकिन यही चीज सब सेम रहता, तो यही चीज अगर कौन कर देता? सेंट्रल बैंक। तो फिर हम टर्मिनोलॉजी अलग यूज करते हैं। डेप को बोलते हैं और एप्रिसिएशन को बोलते हैं। अब मेरे साथ डेफिनेशन बोलो और लर्न करो। व्हेन value of one currency increases in comparison of another currency due to demand supply forces, it is called appreciation. अब इस पूरी डेफिनेशन में इंक्रीज को डिक्रीज कर देना तो डेप्रिसिएशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब बोलो, when value of one currency increases in comparison to another currency with the action of central bank, it is called revaluation. और इंक्रीज को डिक्रीज कर दोगे तो क्या बन जाएगा? समझ में आ रहा है? शब्दों पे जाना है। रिवैल्यू डिवैल्यू पूछे तो सेंट्रल बैंक ने किया होगा, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हो। कई बार मैं न्यूज आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता हूं तो वो लोग इन दोनों वर्ड्स को सिनोनिम्स की तरह यूज कर लेते हैं। किसकी तरह यूज कर लेते हैं? जो बहुत गलत है। कई बार मैं पढ़ता हूं तो बुक में लिखा हुआ है रुपए के सामने, अरे डॉलर के सामने रुपया मजबूत हुआ, और ऐसा हिंदी में, और इंग्लिश में लिखते हैं कि रुपए की वैल्यू रीवैल्यू हुई और डॉलर डी वैल्यू हुआ। गलत यूज कर रहे हैं। उन्हें लिखना चाहिए रुपया एप्रिशिएट हुआ और डॉलर डेप्रिशिएट हुआ, क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है? डिमांड सप्लाई। उनको रीवैल्यू डिवैल्यू कब लिखना था? जब सेंट्रल बैंक करता। याद रखोगे बराबर? ये वर्ड टू वर्ड मैंने लिख रखे हैं, डिवैल्यू रिवैल्यू एप्री डेप्री। दिख गया तुम्हें? एक बार और सुन लो, एक बार और, जल्दी जल्दी एक बार और। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन किस वजह से होता है? डिमांड सप्लाई फोर्स से। ये किस वजह से होता है? सेंट्रल बैंक की वजह। ये किस सिस्टम में होता है? फ्लेक्सिबल। ये किस सिस्टम में होता है? यहाँ पे भी एक करेंसी की वैल्यू दूसरे के सामने इंक्रीज होती है और एक करेंसी की वैल्यू दूसरे के सामने डिक्रीज होती है। इंक्रीज को बोलते हैं एप्री और डिक्रीज को बोलते हैं डेप्री। यहाँ इंक्रीज को बोलते हैं रीवैल्यू और डिक्रीज को बोलते हैं डीवैल्यू। एकदम याद हो गया है? रिवैल्यू डिवैल्यू किस सिस्टम में है? फिक्स्ड में। ये किस में है? फ्लेक्सिबल। यहाँ पे भी हमारी वैल्यू दूसरे के सामने इंक्रीज होगी या हमारी वैल्यू दूसरे के सामने डिक्रीज होगी। यहाँ भी हमारी वैल्यू दूसरे के सामने इंक्रीज होगी या दूसरे के सामने डिक्रीज होगी। ये होगा डिमांड सप्लाई फोर्सेस से, ये होगा सेंट्रल बैंक की वजह से, ये होगा डिमांड सप्लाई फोर्सेस से, ये होगा। एकदम अच्छे से क्लियर है पीछे तक? ठीक है, ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। एक लास्ट चीज तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, एक्सचेंज रेट को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। 4 फैक्टर है, ये देख के आना एक बार। नहीं आया तो मैं कल तुम्हें पहले आते ही ये बता दूंगा। स्पेक्यूलेशन, इंटरेस्ट रेट, इनकम और डिटर्मिनेशन। बंद कर दो भाई।